दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लगातार फ़ोन आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है लोगों का कि सर जो केवीएस के टीजीटी और पीजीटी में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक आध वीडियो पब्लिश कर दीजिए। चूँकि बैच स्टार्ट हो चुका है और इस समय हमारे यहाँ अभी जो टीजीटी पीजीटी में केवीएस में जो व्याकरण है वो व्याकरण वाला पोर्शन चल रहा है। आपके पाठ्यक्रम में केवीएस के टीजीटी में जो बसंत भाग 1 भाग 2 भाग 3 है, उस भाग 3 में जो रचनाएं हैं, जैसे बस की यात्रा जो व्यंग है, पहाड़ से ऊंचा आदमी जो जीवनी है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में है उसकी बात हम लोग करेंगे। केवीएस के द्वारा जो पीजीटी टीजीटी पीआरटी इन सब के लिए जो सिलेबस इस बार बदल दिया गया है, उस सिलेबस की पहले बात करें। जैसे टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस देख लीजिए और फिर उसके बाद वसंत भाग 3 की जो 2 रचनाएं जिनकी मैंने बात की है उनका पूरा जिक्र करेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से अध्ययन करना है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे यहाँ केवीएस टीजीटी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्याकरण इस समय प्रारंभ है। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 805258, ये नंबर है 4004। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं टीजीटी हिंदी में कि सिलेबस क्या है। देखिए, हिंदी भाषा और व्याकरण पहला पॉइंट, ये हमारे यहाँ भाषा और व्याकरण हो चुका है। आज जो लोगों को लेक्चर दिया गया है वो वर्ण व्यवस्था दिया गया, जिसमें वर्ण है, मात्रा है, अक्षर है, इसकी बात की जाएगी। इसके अलावा वर्तनी और वर्तनी व्यवस्था क्या है, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर, शुद्ध अशुद्ध वाले जो प्रश्न आते हैं। बहुत ब्रॉड सिलेबस कर दिया है। सिर्फ देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ब्रॉड सिलेबस कर दिया गया। ऐसे संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारी संधियाँ आपको पढ़नी है। शब्द भंडार में शब्दों का वर्गीकरण जो आप देखेंगे, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ऐसे शब्द निर्माण जिसमें आपको उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ आज जो लोगों को पीडीएफ दिया गया है वो पद व्यवस्था से दिया गया है। पद व्यवस्था में आप देखेंगे शब्द और पद व्यवस्था के तहत विशेषण और विशेष, अक्सर इससे परीक्षा में प्रश्न आता है। तो इस समय हमारे यहाँ यही पोर्शन चल रहा है, व्याकरण वाला पोर्शन। कल आपको पद रचना का दिया जाएगा, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, इन सब की बात कल के लेक्चर में किया जाएगा। और जब ये व्याकरण हो जाएगा, इस व्याकरण के बाद आपको जो पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में नई रचनाएं लगी हैं, वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3। वसंत भाग 1 में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं, सिलेबस आपके पास होगा। अगर केवीएस पीजीटी का सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप हमें केवीएस टीजीटी या केवीएस पीजीटी लिखकर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको सिलेबस मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है 8052584004। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो, सब में ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो वसंत भाग 3, वसंत भाग 3 में आप देखेंगे जो ये बस की यात्रा है व्यंग, इसकी बात हम लोग करेंगे। और इसी के साथ इसमें आप देखेंगे कि जो दूसरा दिया गया है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। जो जीवनी दी गई है उस जीवनी की बात करेंगे। साथ में क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2, ये आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी हुई हैं। कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। देखिए, कोई भी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, सबसे पहले जो भी रचना आपको पढ़नी है उस रचनाकार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपने इससे पहले भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दी होंगी। बहुत सारे लोगों ने नेट का पेपर दिया है, बहुत सारे लोगों ने हायर का पेपर दिया है।
आप सभी लोगों ने ये चीज़ देखा है कि जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन रचनाओं से तो प्रश्न रहता ही रहता है, साथ ही साथ उस रचना के रचनाकार की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, उस रचनाकार के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना है बस की यात्रा व्यंग जो है, उस व्यंग को पढ़ने से पहले हम लोग हरिशंकर परसाई की बात करेंगे। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, कई लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सर मैंने सोच तो लिया है कि इस बार करना है लेकिन अभी समय नहीं मिल रहा है। अगर आप सपने देखते हैं कि ये करना है तो सपने को साकार करने के लिए भी सोचें। अगर सपने को साकार करने के लिए आप सोचते नहीं हैं, दृढ़ संकल्पित नहीं हैं, तो आप अपने लक्ष्य को कैसे पा पाएंगे। या थोड़ा सा पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर दिया, हार कर बैठ गए, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नरेंद्र वर्मा की ये पंक्ति है कि सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज़ सुनो। तो ऐसे हार कर आपको नहीं बैठ जाना है। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोशिश करिए, मेहनत करिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ, जिनका मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व्यंग्यकार हैं। इन्होंने कहा है कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। यह प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा है। लेकिन जब व्यंग्य की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी व्यंग्य के बारे में कुछ कहा है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और वैसे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य के बारे में कहा है, मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में इन चीज़ों को देखते होंगे। कोई व्यंग्य करता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिले होंगे जो व्यंग्यात्मक रूप कहता है लेकिन स्वयं तो नहीं हंसता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उस पर तिलमिला उठता है, क्रोध आता है उसको। तो उन्होंने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। तो ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जबकि हरिशंकर परसाई ने कहा कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। वैसे अगर हम इनके हरिशंकर परसाई के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा इनका व्यक्तित्व रहा है। और ये तो बहुत ही दुबले पतले से व्यक्ति थे, शुरू से ही ये परेशानियों, मुसीबतों से झेले हैं। माता का देहांत हो जाता है, जो गर्दिश के दिन इनकी आत्मकथ्य है, उसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि माता हमारी बीमार थी, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग की महामारी फैली हुई थी, और शायद मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, 1936 या 37 रहा होगा। तो पूरा का पूरा जिक्र इन्होंने गर्दिश के दिन में किया है। और इन्होंने आत्मकथ्य में यह भी कहा है कि बाल्यावस्था में जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया वह थी मेरी बुआ। तो ये गर्दिश के दिन आत्मकथ्य में इन्होंने बताया है। तो ये बहुत ही शुरू से ही दुबले पतले व्यक्ति थे, और इनके उस दुबले पतलेपन और व्यंग पर विश्वनाथ उपाध्याय ने एक कथन कहा है। विश्वनाथ उपाध्याय, देखिए बहुत सारी चीज़ें PDF में नहीं होती हैं, समझाई जाती हैं, उस पर भी आपको गौर करना है। विश्वनाथ उपाध्याय ने कहा है कि मुझे हरिशंकर परसाई की लंबी पतली काया, मुझे हरिशंकर परसाई की लंबी पतली काया बंदूक की नली सी लगती है। कैसी लगती है, मतलब इतने दुबले पतले से थे कि विश्वनाथ उपाध्याय ने कहा कि मुझे हरिशंकर परसाई की लंबी पतली काया बंदूक की नली सी लगती है, जिसमें से व्यंग भन्नाता हुआ निकलता है और जन शत्रु को छार छार कर देता है। ये विश्वनाथ उपाध्याय ने कहा।
हरिशंकर परसाई ने साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन और संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने दैनिक समाचार देशबंधु में पूछो परसाई से स्तंभ भी ये लिखते थे। वैसे आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वसुधा इन्होंने जो शुरू किया था वो वसुधा 2 साल के बाद बंद हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आर्थिक स्थिति ठीक हुई, दूसरी जगह और ज्वाइन करते हैं, फिर उन्होंने वसुधा का प्रारंभ किया और इन्होंने वसुधा में ही मेरे समकालीन शीर्षक से स्तंभ भी लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरे समकालीन शीर्षक से इन्होंने वसुधा में स्तंभ भी लिखना शुरू कर दिया। इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। जैसे पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किसकी रचना है। अपनी अपनी बीमारी, वैष्णो की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसीदास, चंदन घिसे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर आपने टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाएं दिया है, हायर का दिया है, नेट का दिया है, हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा है यदि आपने दिया है, तो हरिशंकर परसाई के इन रचनाओं को आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि ये पूछी जाती हैं। कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, तो ये सब रचनाएं हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंस्पेक्टर मातादीन जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। पवित्रता का दौरा, दो नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी कथा, भोलाराम का जीव, ये भी जो व्यंग है वो आप देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, अपील का जादू, 10 दिन का अनशन, कंधे श्रवण कुमार के, खतरे ऐसे भी, अकाल उत्सव, सुदामा का चावल, एक मध्यवर्गीय कुत्ता, खेती, पुलिस मंत्री का पुतला, नया साल, घायल बसंत, बारात की वापसी, संस्कृति, उखड़े खंभे, तो ये सब रचनाएं हैं। वैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है। वैसे अगर ये कहा जाए संतन को कहाँ सीकर सो काम, जो कुंभन दास की पंक्ति है कि संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये रचना किसकी है? अगर रचना पूछ ली जाए, पंक्ति ना कहकर रचना पूछ ली जाए, व्यंग पूछ लिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिनको कुंभन दास पता, कुंभन दास ही लगाएंगे कि संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। लेकिन अगर व्यंग पूछा जाए तो यह व्यंग हरिशंकर परसाई का है, पंक्ति कुंभन दास की है, लेकिन इस शीर्षक से, संतन को कहाँ सीकर सो काम, इस शीर्षक से व्यंग हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। अब उसके बाद बस की यात्रा व्यंग पर आ जाते हैं। इसमें एक पुरानी बस की स्थिति का हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है। पुरानी बस को देखकर लेखक की आंखों में श्रद्धा का भाव आ जाता है और कहता है कि यह सफ़र के लिए नहीं बल्कि पूजा के योग्य है। सफ़र के दौरान लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा होता है। दुश्मन क्यों समझ रहा था? दुश्मन इसलिए समझ रहा होता है क्योंकि वो देखेगा जर्जर स्थिति में है बस, और बस जा रही है, वो सोच रहा है कहीं यह पेड़ ना बस के ऊपर गिर जाए जिससे सब के सब धराशायी हो जाएं। वो पेड़ निकल जाता है, दूसरा पेड़ आता है, फिर उसके बारे में सोचता है। तो ये लगातार क्रम जारी रहता है और उस स्थिति को, बस की स्थिति को देखकर, जर्जर स्थिति को देखकर लेखक को सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के समय की ओर ले जाती है स्थिति। कहता है कि उस समय, तो यहाँ पर हम देखेंगे उस समय की स्थिति ये थी कि ये बस जवान रही होगी, अब तो बूढ़ी हो चुकी है, अब तो जर्जर हो चुकी है। तो इस तरीके से उन्होंने व्यंग किया है। जो बस की यात्रा इन्होंने व्यंग लिखा, इसमें पन्ना से लेकर सतना तक की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। बस की यात्रा व्यंग में बस और सवारी पर व्यंग इस प्रकार किया गया कि यह बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जो बस हिस्सेदार है और इंजन है, उस पर तीखा व्यंग किया गया कि बस हिस्सेदार
इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो ये कुछ कथन है, इस कथन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब आइए मूल रचना की बात कर लेते हैं। बस की यात्रा। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो ये बस की यात्रा पूरा पढ़ देते हैं, जिससे इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आपसे पूछा है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 या 7 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए इसको आप लोगों को भेज देंगे। वैसे आज केवल डेमो के लिए मैंने भेजा है, बाकी हर लेक्चर में पूरी की पूरी जो व्यंग है, जो कहानी है, वो सारी चीज़ आपको पढ़ के बताई जाएगी, एक एक तथ्य समझाया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो ये PDF भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरी रचना है उस रचना के बारे में जान लेते हैं, उस जीवनी के बारे में जान लेते हैं और उस जीवनी पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे पहाड़ से ऊंचा आदमी, बहुत बड़ा नहीं है, एक बार इसको आप पढ़ें। भाई 2 में से एक रचना तो आप लोगों के लिए बनती है, एक तो पढ़कर सुना ही देते हैं आपको, और उस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न हैं वो पूरी प्रश्नोत्तरी भी अभी आपको हम दे रहे हैं। पहाड़ से ऊंचा आदमी पूरा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 पेज का है, और बता दें आपको कि इस पर कौन कौन से और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आते हैं मूल रचना पूरी पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि सुभाष गाताड़े ने किसकी जीवनी लिखी है? दशरथ मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? दशरथ मांझी का जन्मकाल क्या है? दशरथ मांझी किस वर्ष से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना प्रारंभ किया था? दशरथ मांझी की संगनी का क्या नाम है? दशरथ मांझी के वर्षों के अथक प्रयास से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया जा सका। दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का विचार कब आया? पहाड़ी रास्ता बन जाने से दशरथ मांझी का गांव अब अस्पताल से मात्र 13 किलोमीटर दूर है, पहले कितना दूर था? दशरथ मांझी के गांव गेलौर से अब 13 किलोमीटर दूर अस्पताल किस शहर में था? पहाड़ों से ऊंचा आदमी जीवनी में किस कवि की पंक्तियां उदाहरण स्वरूप दिया गया है? पहाड़ों से ऊंचा आदमी जीवनी में किस भगवान का जिक्र है? दशरथ मांझी किस पंथी के थे? तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं। इससे पूरा आप जीवनी पढ़ें। जब अभी आप पूरा जीवनी पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को आप आराम से हल कर लेंगे। किस तरीके से आपको पढ़ना है इसमें आप खुद देखें, एक एक चीज़ आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रश्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखें, पहाड़ से ऊंचा आदमी, 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाला उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर वहां उसे ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हरकत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी के असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला ये एक रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं? इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। वास्तव में जो कहानी की चिड़िया थी वो दशरथ मांझी ही थी, एक प्रतीक के रूप में। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाकाकशी करते रहे। आदमी के मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वह हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं? फिर वो चाहे प्रेमोथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। तो ये सुभाष गताड़े ने लिखा है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको बताया, पूरा प्रश्न दिखाया था। सुभाष गताड़े ने किसकी जीवनी लिखी? उत्तर हो जाएगा आपका बी, दशरथ मांझी की, पहाड़ से ऊंचा आदमी। दशरथ मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गैलोर गांव में हुआ था। इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। दशरथ मांझी का जन्म काल क्या है? उत्तर हो जाएगा 1934 है। दशरथ मांझी किस वर्ष से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना प्रारंभ किया? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1966। अब यहीं पर एक प्रश्न बनता है, आपने तो पढ़ लिया होगा और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, मेरा उनसे यह प्रश्न है कि दशरथ मांझी किस अपने जीवन के किस आयु से या कितने वर्ष से पहाड़ को तोड़ने का काम किया, या जब उन्होंने पहाड़ को तोड़ने का काम शुरू किया तो उनकी आयु क्या थी? कमेंट करके बताइएगा कि जब दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना प्रारंभ किया उस समय दशरथ मांझी की आयु क्या थी। यह मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ। पहाड़ से ऊंचा आदमी जब जीवनी आप पढ़ेंगे उसी के निष्कर्ष के रूप में आपको बताना है, वहीं से प्रश्न बन रहा है। क्योंकि कुछ लोग पूछते रहते सर कहाँ से प्रश्न बन जाता है, कैसे प्रश्न बन जाएगा, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देनी है, सीधा सीधा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो मैं पूछ रहा हूँ कि दशरथ मांझी जब पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना प्रारंभ किए
उस समय उनकी आयु क्या थी? कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। दशरथ मांझी की संगनी का क्या नाम था? आपका उत्तर हो जाएगा ए, फागुनी देवी। दशरथ मांझी के वर्षों के अथक प्रयास से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया जा सका, कितने वर्ष में? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 22 वर्षों में। अगला प्रश्न, दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का विचार कब आया? पत्नी की मृत्यु के बाद। पहाड़ी रास्ता बन जाने से दशरथ मांझी का गांव अब अस्पताल से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। पहले कितना दूर था? तो पहले था 90 किलोमीटर। दशरथ मांझी के गांव गेलौर से अब 13 किलोमीटर दूर अस्पताल किस शहर में था? आपका उत्तर हो जाएगा वजीरगंज। पहाड़ों से ऊंचा आदमी जीवनी में किस कवि की पंक्तियां उदाहरण स्वरूप दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहाड़ों से ऊंचा आदमी जीवनी में किस भगवान का जिक्र है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, विष्णु। दशरथ मांझी किस पंथी के थे? तो कबीर पंथी के थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह प्रश्न बन सकते हैं। तो 2 रचनाओं की मैंने आज बात की, आपने डेमो भी देख लिया होगा। इसी तरीके से सारी रचनाएं पढ़ना है, उस रचनाकार के बारे में पढ़ना है, उस रचनाकार के बारे में किसने क्या कहा है वह आपको पढ़ना है, और फिर मूल रचना पढ़ना है। मूल रचना से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ पेड बैच शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। इस समय व्याकरण चल रहा है, व्याकरण में क्या चल रहा है वो मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया है। लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, एक बार जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। 20 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो आज नहीं दी गई है चूँकि ये लेक्चर देना था। बाकी कल 20 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। कल आप लोगों को 20 प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। तो आज जो दिया गया है लेक्चर व्याकरण पर आधारित, उसे आप लोग ज़रूर देखें। वर्णमाला जो दिया गया है, हिंदी वर्णमाला, उस वर्णमाला को आप लोग पढ़ें, और विशेषण विशेष से जो दिया गया है उस विशेषण विशेष को पढ़ें। और विस्तृत प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिर्फ विशेषण और विशेष अगर दे दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में तो आपको ये ध्यान देना है कि गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं, और इनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसे होता है, उस परिवर्तन पर आपको ध्यान देना है। या विकारी विशेषण क्या है, अविकारी विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, इन सब पर आधारित खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। विकारी क्या है, अविकारी क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, इसकी मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है। एक एक तथ्य क्लियर कराया जाता है। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ, फिर आप लोगों के साथ पब्लिश वीडियो में। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनसे रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे। समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करें।